sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप लेक्चर 4 के नोट्स नहीं भेजे थे, भेज दीजिएगा। यस अच्छा लेक्चर 4 के मतलब पिछली क्लास के ना। यस सर। भेज दूंगा, आज दे दूंगा, ठीक है। यस देखो जा, आप लोग नोट्स साथ साथ नहीं बना रहे, तो मैं बना धीरे रहे धीरे हैं पढ़ा सर। रहा हूँ। नहीं सर, बनाते हुए बीच में कुछ छूट जाता है तो। अच्छा अच्छा। यस सर, वही वो बीच में थोड़ा। चलिए अच्छा ठीक है। देखिए इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन जो है, इसमें बोलते हैं तीन तरह के केस होते हैं। तीन तरह के केसेस में मॉलिक्यूल का शेप बनता है। एक होता है केस ऑफ 0 लोन पेयर, सेकेंड केस ऑफ 1 लोन पेयर, एंड केस ऑफ 2 लोन पेयर। ठीक है। अगर 0 लोन पेयर है तो उसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। मॉलिक्यूल का जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और अगर एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। और अगर दो लोन पेयर है sp3d2 में, देन शेप बिकम स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो इसमें ये तीन तरह के केसेस पॉसिबल होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला वाला केस है sp3d2 वाला, है ना, ये तो हम लोग वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं। sp3d2 में 0 लोन पेयर जब होते हैं तो उसमें ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप बनता है। ऑक्टाहेड्रल शेप में जो लोन पेयर होता है, सॉरी लोन पेयर तो इसमें है नहीं, इसमें तो सीधा सीधा एग्जांपल बनेगा। जैसे SF6 लिख सकते हो आप। ठीक है। टेलुरियम टेट्रा हेक्साक्लोराइड लिख लीजिए। जीनॉन O6 4 माइनस, जीनॉन O2F4। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके ऑक्टाहेड्रल शेप के ही। ऑक्टाहेड्रल शेप में ज्योमेट्री का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। ज्योमेट्री का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है। तो पहले मैं बेस ही बना देता हूँ। ये वैसे ये स्क्वायर है लेकिन 3D में ऐसे रोम्बस टाइप का बना दिया था, जैसे वो डायग्राम ज्यादा बेटर क्लियर होता है। तो जैसे आपने पहले ज्योमेट्री का बेस बना दिया, ठीक है, बेस कैसा है? स्क्वायर है। फिर जीनॉन, सॉरी इसमें SF4 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, और 4 फ्लोरीन एटम इसकी स्क्वायर की वर्टिसेस पे लाई करेंगे। और बचे हुए, ये तो 4 इक्विटोरियल पोजीशन हो गई, तो बचे हुए 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये आइडियल ज्योमेट्री है। ठीक है। जब लोन पेयर एक भी नहीं होते हैं तो ये सारे बॉन्ड एंगल 90 होते हैं। ठीक है। जैसे ये इक्विटोरियल एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल 90 है ना, या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल भी देखोगे तो वो भी 90 ही है। लेकिन अगर ये वाला एंगल आप देखें एक्सियल एक्सियल, तो ये वाला 180 है। 180 है ना। हाँ। तो ये आपके जो शेप है इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल कोई पूछे क्यों इसको बोलते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस। ये ज्योमेट्री आप देखेंगे तो 8 ट्रायंगुलर फेसेस से मिलके बन रही है ना। जैसे एक मैंने ट्रायंगुलर फेस ये बनाई, ऐसे ही ऊपर की तरफ 4 ट्रायंगुलर फेस और बनेगी। ठीक है। उसमें हर बार क्या करना है कि ये जो एक्सियल वाला फ्लोरीन एटम है उसको इक्विटोरियल वाले दोनों फ्लोरीन एटम से ज्वाइन कर देना है। तो एक आपका जैसे ट्रायंगुलर फेस ये बन गया, है ना, ऐसे ही एक ये वाला बन जाएगा ट्रायंगुलर फेस, एक आपका इधर से बन जाएगा, और एक ये इधर से बन जाएगा। है ना। तो आप 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर बना सकते हैं और 4 नीचे बना सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री है वो 8 ट्रायंगुलर फेस से सराउंडेड है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अच्छा स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है? तो स्क्वायर पिरामिडल में जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो IF5, जीनॉन F5 प्लस,
जीनॉन OF4 BRF, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ इसमें एक ये एग्जांपल काफी बढ़िया एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल में, ये वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, जीनॉन O2F4। अब इसमें दो फ्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें कहाँ पर किसको रखें, फ्लोरीन को कहाँ पे रखें और ऑक्सीजन को? सर ये सभी इक्वल होते हैं ना? हाँ इसमें क्या होता है? सर सारे इक्वल होते हैं जितने बॉन्ड बनाता है। हाँ वो बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, अगर सारे एटम सेम हैं देन उस सिचुएशन में बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जैसे SF6 में देखें तो जो सेंट्रल एटम को अगर छोड़ दिया जाए तो जो उसके साइड एटम है वो सभी एटम इक्वल है, सिमिलर सेम एटम है। तो इसमें तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, मतलब ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन अगर एटम्स अलग अलग ले लेंगे हम लोग तो वहां पे थोड़ी बॉन्ड लेंथ डिफर करती है। और सही बात है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपको वहां पे कहाँ पे रखना है, एक एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल। है ना। हाँ यहाँ पे आपको बेंट रूल फॉलो करना है। तो फ्लोरीन बैठ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे, और जो ऑक्सीजन है वो इक्वेटोरियल, फ्लोरीन 4 है ना, तो हाँ 2 फ्लोरीन एक्सियल पे, 2 इक्वेटोरियल पे, और बाकी 2 ऑक्सीजन आपके आ जाएंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। तो इस तरह का शेप बन जाएगा, रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल ही, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मतलब इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, एक्सियल इक्वेटोरियल, और इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, लॉन्गर होगी, ये वाली शॉर्टर होगी। तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का बनेगा। मतलब इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बोलेंगे, बट इसको हम लोग थ्योरी में बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, है ना, डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में कैसे करेंगे, तो देखिए स्क्वायर पिरामिडल में जो आपका लोन पेयर होगा, इसमें एक लोन पेयर भी होगा सेंट्रल एटम पे, तो लोन पेयर आपका एक्सियल पोजीशन पे लाई करेगा। लोन पेयर को कहाँ रख देंगे, एक्सियल पे। तो एक ही लोन पेयर है, एक्सियल पे उसको रख दीजिए। बाकी बची हुई जितनी भी 5 पोजीशन है वहां पे आप फ्लोरीन एटम को बैठा दिए। जैसे मैंने ये बनाया है सिर्फ इसका BRF5 का, तो ये सेफ हो जाएगा BRF5 का, ठीक है। लेकिन ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। यस। है ना। इसमें केवल एक ही पिरामिड बनता हुआ हम लोग देखेंगे। इसमें जैसे ये फ्लोरीन है जो नीचे बैठा हुआ है एक्सेल पोजीशन पे, अगर इसको चारों फ्लोरीन से हम लोग ज्वाइन कर दें इक्वेटोरियल वालों से, तो इसमें आपको एक पिरामिड बनता हुआ नजर आएगा जिसका बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते भी। और इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ऑक्टाहेड्रल को देखो तो ऑक्टाहेड्रल में बेटा 2 पिरामिड बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। एक स्क्वायर बेस में एक ऊपर की तरफ बन रहा है पिरामिड, और ऐसे ये नीचे वाले फ्लोरीन को भी चारों इक्वेटोरियल वाले फ्लोरीन से कनेक्ट कर दो तो एक नीचे की तरफ भी पिरामिड बन रहा है। तो इस ऑक्टाहेड्रल शेप को इसीलिए स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हैं, है ना। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल शेप is also called square pyramidal, square bipyramidal। मतलब एक स्क्वायर बेस पे 2 पिरामिड बन रहे, देन दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। यस सर। यस सर। सर इसमें XeF5 प्लस का कैसे बनेगा?
XCFF बनाना है, ठीक है। देखो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। इसमें भी देखो जीनॉन के पास एक लोन पेयर बच जाएगा और वो लोन पेयर हम लोग रख देंगे एक्सियल पोजीशन पे। बाकी जो 5 फ्लोरीन है वो इक्विटोरियल पे आ जाएंगे। मतलब सिमिलर शेप है उसका, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो जीनॉन पे है, ठीक है। तो इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस पे पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे, ठीक है। यस। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, है ना। स्क्वायर प्लेनर में जैसे देखो तो स्क्वायर प्लेनर में बेटा 2 लोन पेयर होंगे। सेंट्रल एटम पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। इसमें एग्जांपल में जैसे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। और एक लिख लो ICl4 माइनस, है ना। ये दोनों एग्जांपल इसके बेहतरीन एग्जांपल है। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड अगर बनाओ तो सिंपल है, स्क्वायर प्लेनर टाइप का शेप है, तो ज्योमेट्री का बेस पहले स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। और इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो दोनों लोन पेयर आपका एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे। और जो बची हुई इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पे फ्लोरीन एटम अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा भी गया है जेई के पेपर में कि ये जो BRF5 मॉलिक्यूल है इसमें हाउ मेनी BRF F ब्रोमीन F एंगल आर एट 90 डिग्री, है ना, एज पर VSC पेयर थ्योरी, है ना। इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रोमीन ब्रोमीन फ्लोरीन angles are at 90 degree in BRF5 molecule. ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए? 0। 0। ठीक है, करेक्ट आंसर 0। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें BRF5 मॉलिक्यूल में कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा जो 90 डिग्री में होगा, मतलब कोई भी फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंगल 90 पे अरेंज नहीं होगा। तो उसका रीजन आप समझ गए होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को थोड़ा थोड़ा क्या कर देगा, रिपेल कर रहा होगा। तो ये जो चारों फ्लोरीन आप देख रहे हैं ना, ये चारों फ्लोरीन इक्विटोरियल वाले, ये प्लेन से थोड़ा सा बिलो लाई करने लगते हैं। ये एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेन पे नहीं लाई कर पाते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, है ना। ये नीचे तरफ लाई करते हैं। और अगर आप ऐसे समझिए कि जब तक ये फ्लोरीन प्लेन पे रहेंगे, स्क्वायर प्लेन पे, तभी तो वो इक्विटोरियल वाले इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे अरेंज होंगे। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा बेंट हो जाएंगे तो वो 90 डिग्री एंगल्स नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं, ब्रोमीन एक्सियल और इक्विटोरियल वाला, ये 87 डिग्री पे अरेंज हो जाता है। 3 डिग्री से कम हो जाते हैं ये सारे एंगल, ठीक है। और एक इसमें ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप कहोगे सर ये वाले तो तब भी 90 रहेंगे, है ना। तो ये वाले भी 90 नहीं रहते हैं। उसका भी रीजन है कि बेटा जब तक ये चारों प्लेन पे रहेंगे, तो आप जानते हैं, सभी लोग मैथ्स में पढ़ा भी होगा कि प्लेन का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और 360 डिवाइड बाई 4, तो ये तो 90 तभी तक आएगा कि जब तक ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा प्लेन से नीचे नीचे थोड़ा बेंड कर देंगे, तो वहां पे वो जो टोटल एंगल 360 है वो नहीं रह पाएगा, है ना। और यहाँ पे एक्चुअल आपको मैं बता देता हूँ, ये वैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा है। BRF5 में जो जो ये वाले एंगल होते हैं इक्विटोरियल वाले, ये होने चाहिए कितने, सॉरी सॉरी, ये मैंने 90। 90 होने चाहिए, लेकिन ये 90 पे ना रह के ये एडजस्ट हो जाते हैं 80
7 डिग्री, ये वाले, अच्छा ये वाले भी 87 ही है। हाँ ठीक है, मतलब ये इधर वाले भी 87 है और इधर वाले भी 87, तो 90 इसमें कोई नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसमें पूछा जाए जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में, इसमें 90 डिग्री पे कितने बॉन्ड एंगल्स हैं? ये जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में अगर आपसे पूछा जाए, सर इसमें भी 0। उसमें तो 2 नहीं इसमें 0 नहीं होगा, इसमें तो चारों एंगल ये 90 ही रिटेन रहेंगे, यस है ना, क्योंकि इसमें ये वाला लोन पेयर और ये वाला दो दो लोन पेयर है। अगर मान लो ये जैसे बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर, तो जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इतनी फोर्स से ये नीचे वाला लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा होगा। तो ये दोनों लोन पेयर इक्वी डिस्टेंस है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यस इस सर। वजह से जितना ये नीचे बेंड हो रहा होगा उतना वो उसको लिफ्ट भी करा देगा, अल्टीमेटली वो प्लेन पे ही रहेंगे, क्योंकि नेट फोर्स चारों बॉन्ड पेयर पे बेटा जो नेट फोर्स लग रहे होंगे वो कैंसल आउट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ऊपर दो इसमें है लोन पेयर, एक प्लेन के एबव लाई कर रहा है, एक प्लेन के बिलो लाई कर रहा है, और दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो कैंसल आउट हो जाता है। तो इसमें सारे एंगल एग्जैक्ट 90 ही रहते हैं, है ना। अगर इसमें कोई पूछे कितने 90 पे हैं फ्लोरीन जीनॉन फ्लोरीन एंगल, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, मतलब 4 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सर। yes, यस सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर इसमें सर आपने SP3D में सर आपने लोन पेयर सर एक्सियल पर रखे थे, सर SP3D2 में सर आपने इक्वेटोरियल पर रखे हैं लोन पेयर। हाँ ये दोनों में अलग अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि इक्विटोरियल पे रखने पे रिपल्शंस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में वहां पे रिपल्शन मिनिमाइज हो रहे थे इक्विटोरियल पे, और यहाँ पे एक्सियल पे रखने पे रिपल्शन क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है ना। जैसे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें आप देखो दोनों लोन पे एक्सियल पे अगर हम लोग रखेंगे तो 100 कितने एंगल पे आ जाएंगे वो दोनों, 180 पे, और 180 पे उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप एक इक्विटोरियल पे रखेंगे, एक एक्सियल पे रखेंगे, तो वो 90 पे रहेंगे, 90 पे अच्छा खासा रिपल्शन देंगे। तो इस ज्योमेट्री में जो सुटेबल पोजीशन है लोन पेयर की वो है एक्सियल, ठीक है, इसमें sp3d2 के केस में। सर XCF4 में सर जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले दो एंगल होंगे सर वो तो 90 नहीं होंगे ना। लेकिन वो एंगल तो लोन पेयर के बीच में है, और हम लोग जो बॉन्ड एंगल्स बताते हैं वो बॉन्ड पेयर के बीच का बताते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में। हम लोग यस। लोन पेयर के बीच का एंगल नहीं कंसीडर करते हैं किसी भी ज्योमेट्री में। हम लोग जो ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स देखते हैं वो केवल बॉन्ड पेयर के बीच का देखते हैं, इसलिए उसको नहीं इंडिकेट किया जाता है ना। मैंने जितनी भी शेप बताई है देखिएगा सब में मैंने बॉन्ड पेयर के बीच के बॉन्ड एंगल ही वहां पर लिखे हैं, कोई भी आप शेप देख लीजिए, ठीक है। ओके सर। अब देखिए जैसे sp3d3 के केस में आए हम लोग, तो sp3d3 में जीरो लोन पेयर में जो शेप बनता है वो तो सबसे सिंपल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, pyramid, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3। लेकिन अगर एक लोन पेयर जैसे इसके एग्जांपल भी बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे, इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो IF7 है, ठीक है, IF7। तो IF7 में जो शेप होती है मॉलिक्यूल की पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, और अगर एक लोन पेयर आ रहा है ना मॉलिक्यूल में, तो उसकी शेप हो जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल में जैसे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है,
जीनॉन हेक्साफ्लोराइड IF6 माइनस और ICl6 माइनस। और अगर दो लोन पेयर अगर आ रहे तो सेव हो जाती पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। इसमें बन जाता है जीनॉन F5 माइनस। ठीक है, तो sp3d3 में ये 3 केस बन जाते हैं। अब जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो सबसे पहला वाला केस है वो सबसे सिंपल है, और इसमें जैसे ज्योमेट्री का जो बेस बनता है वो पेंटागोन बनता है। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री का बेस क्या बन जाएगा, पेंटागोन। तो एक पहले मैंने पेंटागोन बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, इसमें सेंट्रल एटम को तो बीच में रख दीजिए। ठीक है, और हर एक वर्टिसेस पे, हर एक कॉर्नर पे एक एक फ्लोरीन एटम सिचुएट कर दीजिए हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, तो पेंटागन की पांचों वर्टिसेस पे एक एक फ्लोरीन आ गया। ये बॉन्ड एंगल आपका बन गया 72 डिग्री। ठीक है, यस सर। और इसमें दो फ्लोरीन आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो ये दो फ्लोरीन आ गए आपके एक्सियल पे। अच्छा, एक्सियल और इक्विटोरियल का बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो वो 90 ही मिलेगा आपको। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल लिखे जाते हैं ये 72 डिग्री और 90 डिग्री है ना, यही वाले बॉन्ड एंगल लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये जैसे है आपका पेंटागोनल प्लेनर। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो लोन पे जब आते हैं सेंट्रल एटम पे तो उस सिचुएशन में ये वाली शेप बनती है, पेंटागोनल प्लेनर वाली। ठीक है, इसमें इसमें भी लोन पेयर अगर आप देखो तो वो एक्सियल पोजीशन उनके लिए सबसे सुइटेबल पोजीशन है बेटा, एक्सियल पेंटागोन बेस में। क्योंकि आप अगर उसको इक्विटोरियल पे रखेंगे लोन पेयर पे, तो लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखेंगे तो वो 72 डिग्री पे आ जाएंगे बेटा, और 72 डिग्री में तो बहुत ज्यादा रिपल्शन देंगे वो, है कि नहीं। यस सर। है ना, अगर आप इनको लोन पेयर को आपने मान लो कि इक्विटोरियल पे रख दिया तो ये 72 डिग्री पे आ जाएंगे और 72 डिग्री पे अच्छा खासा रिपल्शन देंगे। अगर Yes. आपने एक रख दिया एक्सियल पे, एक रख दिया इक्विटोरियल पे, तो भी 90 डिग्री पे रहेंगे वो दोनों, है ना। 90 डिग्री में भी ठीक ठाक रिपल्शन लग रहा होगा। तो इनके लिए बेटर बेस्ट ये होता है कि ये दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे अगर आ जाए तो इनके बीच का जो रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन, वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसमें पेंटागोनल प्लेनर में जो लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें भी यही लिख लीजिएगा, लोन पेयर ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर इस ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई हाउ करते हैं। सब सप्लाई लिए छिमी मिली है समय तो बोए कहाँ शुरू वालो ये बे तो फिर बाद है ना। तो ये हो गया आपका पेंटागोनल प्लेनर। अब इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट शेप बनती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल ये वाला शेप बताएं सबसे डिफरेंट टाइप का है। ये वाला शेप जो है वो अनएक्सपेक्टेड टाइप का जो एग्जांपल्स होते हैं या एक्सेप्शनल टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जैसे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो शेप देखा गया है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप इसका होता है।
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का यहाँ मीनिंग क्या है, देखिए उसको समझ लीजिए पहले, कि पहले इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ज्योमेट्री का बेस स्क्वायर बनाइएगा, इसमें आप पेंटागन मत बनाइएगा, इस वाले केस में ज्योमेट्री का बेस स्क्वायर बनाइएगा, और 4 फ्लोरीन रख दीजिएगा उसके कॉर्नर पे स्क्वायर के, और 2 फ्लोरीन आपके ऑक्युपाई कर लेंगे एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में भाई जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, है ना। 8 में से बेटा वो हाँ, है ना, 8 में से बेटा 6 तो शेयर कर गया, ठीक है। उसके बावजूद भी उसके पास अभी एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना। 8 में 6 ही तो वो शेयर कर पाया, इसके पास Yes, मतलब sir. अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आपको लग रहा होगा कि सर लोन पेयर कहाँ गया, आपने लोन पेयर तो दिखाया ही नहीं इस ज्योमेट्री में, है ना, क्योंकि इसमें सारी पोजीशन ऑक्युपाइड भी हो गई देखा जाए तो, है ना। 4 इक्विटोरियल पोजीशन पे भी फ्लोरीन बैठ गया, और जो इसकी एक्सियल पोजीशन है वहां भी फ्लोरीन आके बैठ गया, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर कहाँ गया, तो इस ज्योमेट्री में एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको मैं बताता हूँ। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में जो लोन पेयर होता है जीनॉन पे, वो स्टैटिक लोन पेयर नहीं होता है, वो डायनेमिक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर जो इसमें प्रेजेंट होता है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में, पहली बात तो ये स्टैटिक लोन पेयर नहीं है, दिस इज डायनेमिक लोन पेयर। डायनेमिक लोन पेयर, है ना। डायनेमिक लोन पेयर का क्या मतलब है, ये लोन पेयर फ्लिपिंग में इन्वॉल्व होता है। ये लोन पेयर किस में इन्वॉल्व होता है, फ्लिपिंग में, इन्वॉल्व इन रैपिड फ्लिपिंग, रैपिड फ्लिपिंग, ठीक है। ये बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। जैसे इस समय ये दिखाया गया है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप में जो ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं, तो वो किसी एक ट्रायंगुलर फेस के सेंट्रॉइड की तरफ ओरिएंटेड होता है ना, जैसे इस समय यहाँ पे। लेकिन ये मतलब 10⁻⁻⁶7 सेकेंड इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। अभी इधर वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में बैठा हुआ है, फिर वो 1 माइक्रोन सेकेंड के ऑर्डर में वो दूसरे वाले जो ट्रायंगुलर फेस है उसके सेंट्रॉइड की तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा, फिर ये 10⁻⁶ अगले सेकंड में तो वो इधर आके ओरिएंटेड हो जाएगा। ऐसे ही 4 इसमें आप देखोगे 4 ऊपर बन रही ना ट्रायंगुलर फेसेस, तो वो उन चारों ट्रायंगुलर फेसेस में ऊपर भी और नीचे भी 4 है, चारों नीचे भी बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, बहुत ज्यादा रैपिड फ्लिपिंग में इन्वॉल्व होता है। इसको ऐसे आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा रैपिड फ्लिपिंग में इन्वॉल्व होता है कि जो सबसे एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, ये भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, can't detect the presence of lone pair, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में जो लोन पेयर होता है वो डायनेमिक लोन पेयर होता है, स्टैटिक नहीं होता है। इससे पहले जितनी भी ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है उसमें लोन पेयर स्टैटिक हुआ करते थे, वो एक ही जगह ओरिएंटेड हुआ करते थे, वो पोजीशन नहीं चेंज करते थे। लेकिन ये लोन पेयर उनके जैसा नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे जो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, उस एनर्जी को ही वो रैपिड इन्वर्जन में इन्वॉल्व करता है, रैपिड फ्लिपिंग में वो यूटिलाइज करता है, और बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। और है ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. है ना, तो इसमें आपकी बेटा आवाज क्लियर आ नहीं पा रही, आप कुछ पूछ तो रहे हैं लेकिन आप सर अभी भी लोन नहीं पेयर आ रही यहाँ पे क्लियर। बेस ही हाँ, क्या कह रहे हैं लोन पेयर?
सर लोन पेयर बेस से किसी एंगल पे ओरिएंटेड है या सिर्फ बेस पे ही है? एंगल तो उसका कोई एग्जैक्ट नहीं डिटरमाइन किया गया है थ्योरेटिकली, लेकिन ये बोला जाता है कि किसी टाइम पे अगर जब वो लोकेटेड देखा जाता है, मतलब इसके जो टाइम स्पैन है 10⁻6-7 सेकेंड, उसके अंदर वो उस जो ऊपर जो ट्रायंगुलर फेसेस बन रही है ना ऑक्टाहेड्रल शेप में, तो उसके सेंट्रॉइड के टुवर्ड्स वो ओरिएंटेड होता है। ठीक है ना? यस अच्छा, फिर ये पता कैसे चला? जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, इसकी प्रेजेंस को। अकॉर्डिंग टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर होना ही नहीं चाहिए, है ना? उसका रिजल्ट ये आता है ना? लेकिन इसे हम लोग, इससे भी एक एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, ईएसआर ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, इसे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से डिटेक्ट किया गया। मतलब इसका जो प्रेजेंस है वो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ये डिटेक्ट हुआ है, बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ये लोन पेयर बोलता है कि ये एब्सेंट है, इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है ही नहीं, और इस वजह से इसका जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है वो 0 कंसीडर किया जाता है। इस मॉलिक्यूल का जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है वो 0 कंसीडर किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें फिर कोई पूछे कि सर इसको फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? ये तो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए फिर तो। तो इसमें ये बोलते हैं कि लोन पर जब बहुत जल्दी जल्दी घूमता रहता है, तो ये एक्चुअली एक तरह से देखा जाए ये फ्लिप कर तो रहा है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर के काफी नजदीक है। सॉरी, ये जो एक्सियल वाला जो बॉन्ड पेयर है इसके काफी नजदीक, इसी के चारों तरफ घूम रहा है अगर देखा जाए, ऐसे ही नीचे ऐसे ही ऊपर। तो इसका रिपल्शन थोड़ा ज्यादा लगता रहता है ये एक्सियल वाले बॉन्ड पेयर पे, और इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, मतलब इलोंगेटेड एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पे। ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो ये ज्योमेट्री रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ना बनके ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। यस ठीक है, सर। क्लियर? तो ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का पॉइंट है, मतलब इसको रट्टा लगा लेना, क्योंकि कई बार ये थ्योरी में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? बाकी तो सब में थ्योरेटिकली वीएससी पे थ्योरी से इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो शेप है वो इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यस ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। मतलब किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख लिए बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब हर साल पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेंगे, आपको कुछ मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, उनके उनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या फिर हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सी है, लोएस्ट, इस तरह से पूछ सकता है। बॉन्ड एंगल पूछ सकता है ना? तो ये कैसे हम लोग बताएंगे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ? अगर किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल में देखें तो कैसे उसको कंपेयर करेंगे? तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। पहले हम लोग बॉन्ड एंगल्स को समझते हैं कि बॉन्ड एंगल को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो, बॉन्ड बॉन्ड एंगल्स किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन ही हो गया। फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन,
सेकेंड फैक्टर नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और फोर फैक्टर है साइज ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम उसको बोलते हैं जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, उसे टर्मिनल एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो बेसिकली इन फोर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये फैक्टर मैंने ऑर्डर वाइज ही लिखे हैं यहाँ पे, तो इनको जब हम लोग चेक करेंगे तो ऑर्डर वाइज ही चेक करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो इसी से आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हाइब्रिडेशन सेम होगा बेटा, किन्हीं दो मॉलिक्यूल में या तीन मॉलिक्यूल में, तो फिर आप लोन पेयर का नंबर देखिएगा। ठीक है, और लोन पेयर भी अगर सेम है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा सेंटर एटम की। अगर वो भी सेम है तो फिर साइज एटम जो टर्मिनल एटम है वो डिफर कर रहा होगा सभी में, तो उस केस में फिर टर्मिनल एटम का हम लोग साइज देखेंगे। तो ये चार फैक्टर हैं, है ना। अब देखो पहले आपको मैं एग्जांपल लेके डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। जैसे पहला फैक्टर पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहला फैक्टर ये बोलता है कि अगर आपको कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल दे दिए गए, ठीक है, और उनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, लेकिन उन गिवन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल में आपने निकाला हाइब्रिडाइजेशन तो sp आ गया, और दूसरे मॉलिक्यूल में sp2 आ गया, तीसरे में sp3 आ गया। तो आप डायरेक्टली बोल देना कि sp हाइब्रिडेशन आ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा, है ना। sp2 आ रहा है तो 120, sp3 आ रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफर कर रहा होगा तो हम लोग डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन चेक करके भी बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी लेता जाता हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कंपेयर बॉन्ड एंगल इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कौन कौन से, एक तो लिख लीजिए SiCl4, एक आपने ले लिया ऐसे BCl3, एक आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे तीन मॉलिक्यूल में दे दिए गए आपको, इसमें कह रहा है कि बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, है ना। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो SiCl4 में तो सिंपल है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन एक एक करके शेयर कर जाएंगे क्लोरीन के साथ, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 4 स्टेरिक नंबर में sp3 आएगा। अब जैसे BCl3 में बोरॉन के पास बेटा 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, है ना। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो तो तीनों शेयर कर लेंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर इसमें एक भी नहीं बचा। ठीक है, तो 3 मतलब sp2 आ गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते ही वो लीनियर होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडेशन आएगा। तो इनमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो CO2 में ही बन रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 180। इसके बाद sp2 में 120 120 आ जाएगा। ठीक है, और sp3 में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 28 मिनट। तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर आपका हो जाएगा BCl3, फिर SiCl4। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर कई बार तो ऐसा होगा कि केवल पहले फैक्टर से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हर अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन जब आप करोगे, तो कई बार क्या होगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सेम आने लगेगा, तो वहां पे फैक्टर 2 एप्लीकेबल होगा। इफ हाइब्रिडाइजेशन
hybridization on central atom become same। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम पे सेम आने लगे, देन उस केस में वी हैव टू चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। उस केस में हमें क्या चेक करने पड़ेंगे? सेंटर एटम पे लोन पेयर। और आप लोग अभी पढ़ भी चुके हो कि जब सेंटर एटम पे लोन पेयर का नंबर बढ़ता है ना, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा, और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जब बढ़ेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के Bond बीच में भी angle कम। रिपल्शन बढ़ेगा। हाँ, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे, बॉन्ड पेयर के बॉन्ड एंगल डिक्रीज कम होंगे, हो जाए। है ना। तो यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट अगर लिखें तो टू द पॉइंट लिख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्ड एंगल है वो, है ना, बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच में ही हम लोग देखते हैं, वो बेटा डिक्रीज होगा। ठीक है, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस। तो अगर लोन पेयर का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो बॉन्ड 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 एंगल्स डिक्रीज हो रहे होंगे, है ना। तो उस केस में हम लोग इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो आप लोग मेथेन, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें मेथेन में हाइब्रिडेशन आप निकालोगे sp3 आएगा, अमोनिया में भी sp3 आएगा, वाटर में भी sp3 आएगा, तीनों में हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है। फिर आप लोन पेयर का नंबर देखोगे तो लोन पेयर इसमें 0 आ रहेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर आएगा, वाटर में 2 लोन पेयर आएंगे। तो अब इसमें हाइब्रिडेशन सेम है तो हाइब्रिडेशन देख के तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर को देखकर हम लोग आंसर दे सकते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल मेथेन का होगा, फिर अमोनिया का होगा, और फिर वाटर का होगा, है ना। Yes. यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तीसरा फैक्टर क्या कहता है? तीसरा फैक्टर बोलता है कि कई बार हम लोग सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे सेम आएगा, अच्छा लोन पेयर भी निकालेंगे तो अगर लोन पेयर भी सेम आने लगे तो वहां पे फिर क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये फैक्टर तभी लगाना जब दो चीजें पहले चेक कर लीजिएगा आप लोग कि हाइब्रिडाइजेशन बेटा सेम आना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या आने चाहिए सेंट्रल एटम पे, वो, है ना, वो भी, है ना, इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए। देन उस केस में आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लीजिएगा। और ये फैक्टर ये बोलता है कि एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनिटी बढ़ रही होगी तो बॉन्ड एंगल्स भी उस केस में इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, Yes. यस सर। अ, इसमें बहुत सारी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे एक ले लेते हैं NF3, PF3, ASF3, SBF3। जैसे आपके 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोग को बताना है बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर, तो आप पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बेटा इसमें sp3 आएगा, इसमें भी sp3 आएगा, क्योंकि ये सभी नाइट्रोजन फैमिली के ही कोई बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबके पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 में 3 शेयर कर रहे हैं, एक लोन पेयर बच रहा है, तो 3+4, 3+1 4 आएगा सबका स्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिडेशन सेम आएगा। अच्छा, लोन पेयर का नंबर आप जब देखेंगे तो वो भी सब में 1-1 आ रहा है, लोन पेयर वो भी सेम है।
तो अब कैसे देखें, तो अब आपको देखो इसमें टर्मिनल एटम सेम है, सब में फ्लोरीन है, तो आप क्या करो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो नाइट्रोजन की ही है इसमें, है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जितनी कम होती जाएगी सेंट्रल एटम की, उतने उसके बॉन्ड एंगल्स भी कम होते जाएंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें अमोनिया का ही होगा इन चारों में से, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, NF3 का होगा। फिर फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड का हो जाएगा PF3, फिर AsF3, फिर SbF3। अच्छा, इसका रीजन भी समझ लीजिए कि इसका ऐसा क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनिक कम होने पे बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड एंगल थीटा कोई आ रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो sp3 मान लेते हैं, चलो, तो sp3 के अकॉर्डिंग ये थीटा होना चाहिए 109 डिग्री, है ना। लेकिन एक यहाँ पे एक ही जगह मैंने यहाँ बैठा दिया कोई जेड एटम, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बस यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैंने बोल दिया कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जेड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ए। तो होगा क्या इसमें, आप समझिए, कोशिश करिए कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो जेड जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रहा होगा, है ना। ये जो जेड और बी के बॉन्ड पेयर हैं वो ज्यादा पुल हो रहे होंगे जेड की तरफ, और ज्यादा पुल हो रहे होंगे तो वो जेड के ज्यादा करीब भी होंगे, मतलब उसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड पेयर उसमें, है ना। Yes. और जितना ज्यादा लोन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, उतना ज्यादा उसके बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। ये जो डिस्टेंस, जैसे एक में मान लो कि ये बॉन्ड पेयर बी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, मान लो इस एग्जांपल में, तो ये डिस्टेंस कुछ d1 है, और दूसरे केस में वो जेड एटम की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये d2 डिस्टेंस ऑब्वियस है कम हो जाएगी, है ना। और डिस्टेंस जब कम होगी बॉन्ड पेयर के बीच में, तो इनके बीच रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर Yes, sir. बॉन्ड पेयर जेड की तरफ आएंगे, सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उन बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वो उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है वो बढ़ेगा। अब रिपल्शन अगर बढ़ेगा, अगर ये रिपल्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, सर बढ़ेगा। है ना, बढ़ेगा। तो क्योंकि ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर वैसे तो डोमिनेंट लोन पेयर ही होता है बॉन्ड पेयर पे, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर जितना ज्यादा रिपेल करेगा उतना लोन पेयर उस पर कम डोमिनेंट हो पाएगा, है ना, मतलब उसका एंगल उतना कम वो डिक्रीज कर पाएगा, है ना। और जितने ये बॉन्ड पेयर दूर होते जाएंगे उतना उनके बीच का खुद का रिपल्शन वीक होता जाएगा, तो लोन पेयर उस पर और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बस आपको वो टू द पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको सीधे रिजल्ट ही अप्लाई करना है। और चौथा फैक्टर इसमें एक और है, लास्ट में उसको भी लिख लीजिए, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। साइज ऑफ टर्मिनल एटम ये कब देखते हैं, तो ये जब शुरुआत की तीनों कंडीशन सिमिलर हो जाएं, कभी, कि जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला वो सेम आ गया, ठीक है। फिर आपने नंबर ऑफ लोन पेयर देखे तो वो भी सेम आ गया है,
फिर आपने देखा सेंट्रल एटम की तरफ, तो सेंट्रल एटम भी पता लगा सारे सेम है। तो जब अगर ये तीनों कंडीशन आपको दिखे, ठीक है, देन उस सिचुएशन में हम लोग जो उसमें टर्मिनल एटम होंगे, क्योंकि देखो जब सारी चीजें सेम होगी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ही होगा। तो सेंट्रल एटम भी अगर सेम होगा तो साइज, उसमें जो टर्मिनल एटम होंगे वो डिफर कर रहे होंगे, ठीक है। और उस सिचुएशन में टर्मिनल एटम के साइज के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा। और बॉन्ड एंगल इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है साइज ऑफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है। मतलब जितना साइज बड़ा होगा, जितना बल्की एटम होगा, टर्मिनल एटम जितना बल्की होगा, उतना ज्यादा उसके बॉन्ड एंगल्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। एज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, PF3, PCl3, PBr3, PI3। अगर इन्हीं में से आपसे पूछा है कि इनमें बॉन्ड एंगल्स का क्या ऑर्डर है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे सेम ही आएगा सब में। लोन पेयर भी आप देखोगे तो सब में एक एक लोन पेयर मिलेगा आपको फास्फोरस, ठीक है। तो अब इसमें साइज पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो फ्लोरीन सबसे छोटे साइज के एटम, हेलोजन में बेटा फ्लोरीन सबसे ऊपर बैठा हुआ है ग्रुप 17 में, तो सबसे छोटे साइज के एटम है ना। क्लोरीन का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, क्लोरीन थोड़े बल्की एटम होंगे एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन और अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो उसमें ब्रोमीन बैठ गया, ब्रोमीन और ज्यादा बल्की होगा, ब्रोमीन तो और ज्यादा बल्की होगा। और सबसे ज्यादा बल्की होगा उसमें आयोडीन, है ना। आयोडीन तो बेटा सबसे ज्यादा बल्की एटम एमंग हेलोजन। तो हो तो टर्मिनल एटम का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है ना। Yes, अब sir. टर्मिनल एटम का साइज जब बढ़ता है तो इससे बॉन्डिंगल पे क्या इफेक्ट आता है, मेन आपको ये चीज समझनी है यहाँ पे। तो देखो सीधी सी बात है, जितना साइज बढ़ता जाएगा उतने ये जो साइड एटम है, साइड एटम के पास भी अपने लोन पेयर हैं। जैसे क्लोरीन पे देखो तो 3-3 लोन पेयर बैठे हुए हैं, है ना। फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर है, सभी हेलोजन पे 3-3 लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन जब छोटे छोटे एटम है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे से बहुत दूर है। लेकिन जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जा रहा है तो इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये नियरली 160 डिग्री पे रखना चाह रहे हैं। जैसे PF3 का एंगल तो 107 होता है, लेकिन होता क्या, PCl3 का ये एंगल बढ़ के 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन ये बोला जाता है कि क्लोरीन बल्की एटम्स हैं और ये दोनों एक दूसरे की वांडर वॉल रेडियाई में आ जाते हैं। मतलब इनके जो लोन पेयर हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब एक दूसरे के बॉर्डर लाइन के अंदर आ जाते हैं। मतलब डायग्राम में तो तब भी मैंने काफी दूर दूर दिखाया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा था कि इसके लोन पेयर इसकी सीमा के अंदर आ जाते हैं, इसके वैलेंस शेल के नियर बाई आ जाते हैं, और इसके लोन पेयर इसके वैलेंस शेल के नियर बाई आ जाते हैं। और जब एक एटम के लोन पेयर दूसरे के वैलेंस शेल के नियर बाई आते हैं तो इनके बीच में क्या लगने लगता है, रिपल्शन। इस रिपल्शन को थ्योरी में बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन
या स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसके लोन पर इसके वैलेंस सेल के रीजन में लाई करने लगेंगे, है ना, और इसके लोन पर इसके रीजन में, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन में और ज्यादा रिपल्शन बढ़ेंगे क्योंकि ब्रोमीन का साइज और ज्यादा है, उनमें ओवरलैपिंग सी स्टार्ट हो जाएगी वैलेंस सेल के में। आयोडीन तो बात ही नहीं करो, सबसे ही इन चारों में सबसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल यही है। इसमें बॉन्ड एंगल काफी बढ़ जाते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल 170 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे से साइज बढ़ता जा रहा है तो इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती जा रही है। इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन या फिर स्टेरिक क्राउडिंग, कई सारे नामों से इसको थ्योरी में लिखा जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से ये थोड़े थोड़े रिपेल हो जाते हैं, रिपेल होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बेटा इसका हो जाता है PI3 का, इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर PBr3। तो इसमें बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर कभी पूछा जाए इस तरह के केसेस में, तो आप इस तरह से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें बस रूल पॉइंट बस इतना ध्यान रखिएगा, एज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस द स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन देम इंक्रीजेस, है ना। जब साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, और स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से वो दूर दूर रहना पसंद करेंगे, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज करने के लिए। तो उनके बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने चारों फैक्टर बता दिए जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक रूल है डैग्रोज रूल, ये भी बहुत फेमस है। डैग्रोज रूल क्या कहता है, इसको भी लिख लीजिए, डैग्रोज रूल, ठीक है। डैग्रोज रूल कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं नेचर में जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल देखे गए हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम के जो लोन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में हाइब्रिडाइज ही नहीं होते हैं, है ना। तो ये एक तरह से डैग्रोज रूल एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का एक एक्सेप्शनल टाइप का केस है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी बोलती है कि पहले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, और फिर उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं वो आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल, डैग्रोज का कहना था कि सभी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, और वही रूल हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि डैग्रोज रूल क्या कहता है, ठीक है। तो पता है किसी को डैग्रोज रूल के बारे में, क्या होता है डैग्रोज रूल? हमें लग रहा है स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, मतलब डैग्रोज रूल वैसे भी एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो स्कूल वाले क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको आप नोट कर लिए, लिख लो। 3 कंडीशंस हैं डैग्रोज रूल में, 3 कंडीशंस हैं, वो मैं पहले कंडीशंस लिखा रहा हूँ। कंडीशंस, अगर किसी मॉलिक्यूल में तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी उसमें डैग्रोज रूल एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर 3 में कोई 2 कंडीशन लग रही है, एक नहीं लग पा रही है, तो फिर डैग्रोज रूल उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है सेंट्रल एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ठीक है।
डेग्रोज रूल केवल उन्हीं मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल है जिन मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो या तो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा हो या थर्ड पीरियड के नीचे किसी भी पीरियड को बिलोंग कर रहा हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थर्ड, अब थर्ड डाउनवर्ड्स, ठीक है, थर्ड से लेकर 7 तक वो किसी को बिलोंग कर रहा हो। सेकेंड पॉइंट कहता है कि सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम must have at least 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी एंड जो लास्ट कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम शुड बी लेस देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम उसको बोल रहे हैं जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, उसी को बोलते हैं। should be less than or equal to कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल में 2.5 होती है। तो ये 3 कंडीशन है, पहले तो ये हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई मॉलिक्यूल में ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, है ना, अगर ये तीनों कंडीशन आपको देखने को मिले, तीनों कंडीशन बेटा अगर फुलफिल हो रही हो, तो उसमें उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। मतलब उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे सर फिर बॉन्ड कैसे बनते हैं उस मॉलिक्यूल में? तो उसमें क्या होता है, उसमें प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं फिर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको बताता हूँ, डेग्रोज रूल का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ऑफ डेग्रोज रूल, if all above 3 conditions are applicable in a molecule, then no hybridization occurs. Then no hybridization occurs between orbitals of central atom, ठीक है। उस सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के बीच में कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा उस सिचुएशन में, है ना। और फिर उसके बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो उसमें बेटा प्योर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं कि वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसका मतलब लिख लीजिए, दैट इज प्योर p ऑर्बिटल, will participate in covalent bond। तो उस केस में क्या होगा कि उसके जो प्योर p ऑर्बिटल होंगे वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस रूल को डेग्रोज रूल के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ये किन मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल होता है, इसके एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, पीरियोडिक टेबल में 15th ग्रुप एंड 16th ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं, है ना, उनमें ये रूल आपको देखने को मिलेगा। पीरियोडिक टेबल से 15th ग्रुप में नाइट्रोजन का हाइड्राइड लिख लीजिए NH3, फास्फोरस का PS3, आर्सेनिक का AsH3, SbS3,
सिस्टीन ग्रुप में लिख लीजिए वाटर, H2S, H2SE, H2T। ठीक है। अच्छा, क्या सभी में डेगरोज रूल लग रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये जो सेकंड पीरियड वाले हैं, इनको छोड़ दीजिए, मतलब अमोनिया और वाटर को छोड़ दीजिए। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 टाइप का, है ना। लेकिन ये जो नीचे के मुन्ना भाई है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जैसे कोई पूछे फॉस्फीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये नहीं कि आप sp3 बोल दें तो फिर वो गलत हो जाएगा। इनमें डेगरोज रूल लग रहा है, इन 6 के 6 मॉलिक्यूल में, है ना। डेगरोज रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर इसका एविडेंस पोलोनियम, क्या है? हाँ हाँ, बताओ बेटा। सर पोलोनियम और बिस्मथ में होगा? नहीं, उनमें भी नहीं होगा। आल्दो रेडियो एक्टिव है तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है, बट अगर उनके भी हाइड्राइड आप देखेंगे तो उनमें भी नहीं होगा एवरेज, ठीक है। यस सर। अब देखो इसका एविडेंस क्या है। तो देखो इसका एविडेंस है बॉन्ड एंगल। इनका एविडेंस है, जैसे अमोनिया का बॉन्ड एंगल आप एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया जाता है तो उनके बॉन्ड पेयर का एंगल 107 डिग्री आता है। लेकिन अमोनिया के नीचे जो फॉस्फीन बैठा हुआ है, जब इस फॉस्फीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल्स देखे जाते हैं फास्फोरस हाइड्रोजन वाले, तो बेटा ये बॉन्ड एंगल 93 डिग्री नियरली आते हैं। आर्सीन में और कम हो जाता है, 1 डिग्री और कम हो जाता है, 92 डिग्री। और स्टेबीन में और कम हो जाता है आधा डिग्री, 91.5 डिग्री, ठीक है। तो इनके अगर बॉन्ड एंगल से आप समझने की कोशिश करिए कि बॉन्ड एंगल इनका एविडेंस माना जाता है। अब जैसे वाटर है तो वाटर का तो चलो ठीक है 104 डिग्री होता है, लेकिन H2S का बॉन्ड एंगल आप जब मेजर करेंगे तो ये 92 डिग्री आता है। H2SE का 91.5 डिग्री, इसका 91 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो 6 के 6 मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें सभी के बॉन्ड एंगल अगर आप देखें तो नियरली 90 है। बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। 90 से कोई 1 डिग्री ज्यादा है, कोई 2 डिग्री, है ना। तो नियरली ये 90 के आसपास लाई कर रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू SS-1, है ना। अगर आप बेटा थीटा यस 90 ले लीजिए, मतलब इस फॉर्मूले से आप समझिए, अगर आप थीटा 90 ले लीजिए तो cos 90 कितना होता है? 0। 0 होता है ना। तो इसमें S करेक्टर का परसेंटेज क्या आ गया? 0 आ गया। Zero. इससे ये समझ में आ रहा है कि जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री अगर आने लग रहे हैं, ठीक है, तो जो भी उसके बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, उसमें S करेक्टर 0% हो जाएगा। मतलब उसमें S ऑर्बिटल बॉन्ड में, मतलब S ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और अगर जैसे फॉस्फीन को ही देखो तो फॉस्फीन 3 बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फीन में फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये 3 बॉन्ड बना कौन रहा होगा? तो फिर ये समझ में आता है कि फास्फोरस का अगर हम लोग हाइब्रिड वो करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 3s2 3p3। इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन 3s और p के 3 इलेक्ट्रॉन 3p। और इसमें अगर देखें तो अनपेयर्ड कितने हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना। और ये बॉन्ड भी कितने बना रहा है? तो ये बॉन्ड भी 3 ही बना रहा है भाई, फॉस्फीन बॉन्ड भी 3 बना रहा है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं रहा क्योंकि एस कैरेक्टर क्या आ रहा है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में? एस कैरेक्टर 0% आ रहा है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड एंगल्स के रिस्पेक्ट में लगाते हैं।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री आ रहे थे, तो उससे ये पता चला कि उनमें एस करेक्टर है ही नहीं। एस करेक्टर नहीं, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि केवल प्योर पी ऑर्बिटल, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा बेटा, ये मिक्स नहीं हो रहे आपस में। इसमें बेटा जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है, दे विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें एक पी ऑर्बिटल जैसे पी एक्स वाला है, मान लो ये पी एक्स वाला है, एक ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होगा, एक इसमें मान लो ये पी वाई वाला है, एक ये शेयर कर रहा होगा हाइड्रोजन के साथ, एक पी जेड वाला। तो ये इंडिविजुअली जो पी ऑर्बिटल है यही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच का एंगल अगर देखें तो 90 ही होगा नियरली, है ना। अच्छा, इनका जो लोन पेयर है, इनमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है वो कहाँ पर रिसाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे अमोनिया में जो लोन पेयर होता है वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। लेकिन फॉस्फीन का लोन पेयर जो होता है वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो वो प्योर एस ऑर्बिटल का पार्ट होता है, वो एस ऑर्बिटल में ही बना हुआ है, ठीक है। इसका जो लोन पेयर है वो एक्चुअली देखा जाए तो एस ऑर्बिटल का पार्ट है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट नहीं है, वो 3s ऑर्बिटल में रह रहा है ना। तो ये भी आप कह सकते हो, जिन मॉलिक्यूल में डायग्रोज रूल लगता है उनमें लोन पेयर उसके इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे फॉस्फीन की बात करें, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, लोन पेयर reside in their inactive s orbital, ठीक है। तो इनमें जो लोन पेयर है वो उसके s ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, और s ऑर्बिटल उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, s और p आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि डायग्रोज रूल क्या होता है। अब जैसे ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, अब आपको एग्जाम में कुछ मॉलिक्यूल लिख के दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा होगा। तो जैसे ये तो बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना, ये तो आप एक बार देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, और आप बस ये 3 कंडीशन याद रखना है। आपको कभी चेक करना हो कि किसमें हाइब्रिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ये 3 कंडीशन चेक कर लीजिएगा कि अगर सेंटर एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे पीरियड को बिलोंग कर रहा हो, सेंटर एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो कम से कम एक, और सेंट्रल एटम जिस एटम से कनेक्टेड हो उसकी इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से कम हो। जैसे फॉस्फीन में देखो, इन इन 6 के 6 मॉलिक्यूल में किसी में भी चेक कर लो तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। इनके सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या नीचे वाले पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, इनमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी है सब पे, यहाँ पे तो सब पे 2-2 लोन पेयर होंगे, है ना। और सेंट्रल एटम इनमें हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती लेस। है ना। इसी इसी वजह से इसमें डायग्रोज रूल लग पा रहे हैं। जैसे एक, चलो आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसको चलो बताइए, करिए सॉल्व इसको। लिखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अकर्स, ठीक है। जैसे पहला PCS3 होल थ्राइस, SCS3 होल थ्राइस,
PCl3। ठीक है, जैसे इनमें आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। बताइए बेटा। सर फर्स्ट वाले में, सेकंड में भी। ठीक है, फर्स्ट में हो गया। फर्स्ट में डैग्रोज सेकंड, रूल लग रहा है, सेकंड में भी Second, डैग्रोज रूल एप्लीकेबल है। थर्ड में भी। sir, third, हाँ, थर्ड में नहीं लग रहा है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिक कार्बन से ज्यादा होती है, इसमें नहीं लगेगा, है ना। Yes. देखो 3 कंडीशन चेक करनी है ना। जैसे पहला एग्जांपल में आप देखो कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, किस पीरियड को, तो फास्फोरस थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। फिर बेटा इसमें लोन पेयर भी है ना। फिर ये कार्बन से कनेक्टेड है, और डैग्रोज बोलता है कि साइड एटम की इलेक्ट्रिसिटी या तो कार्बन के बराबर हो या कार्बन से कम हो। तो यहाँ तो कार्बन ही है, तो कार्बन के इक्वल हो जाएगी, तो ये डैग्रोज रूल फॉलो कर लेगा, है ना। इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड में आप चेक करोगे तो सल्फर भी थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इस पे भी लोन पेयर है और ये भी कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी डैग्रोज रूल एप्लीकेबल है। सी में फास्फोरस, चलो ठीक है, थर्ड पीरियड है, लोन पेयर भी है इस पे, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है कार्बन से, है ना। इसलिए ये तीसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसलिए इसमें डैग्रोज रूल बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें नहीं लगेगा डैग्रोज। इसमें डी वाले में बताइए। नो सर। नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इस पे लोन पेयर नहीं है यस। सिलिकॉन पे। तो लोन पेयर नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन डिसफॉलो कर जाएगा। ये वाला बताइए, PH4+ फास्फोनियम आयन बोलते हैं इसको। सर इसमें भी लोन पे नहीं है। नहीं. इसमें भी लोन पेयर नहीं, सही है बिल्कुल, है ना। ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो लास्ट वाला, लास्ट वाला करेगा. लास्ट Yes. वाला करेगा। फॉस्फीन में लोन पेयर होता है फास्फोरस में। ठीक है, तो बस यही कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको डैग्रोज रूल ही चेक करना होगा। तो डैग्रोज रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस क्या होता है और वो किस तरह के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। तो हेडिंग लिख लिए रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस में आप रेजोनेंस पढ़ने आ रहे हैं। सर इसी दिन का इंतजार था। इसी दिन का इंतजार। तो देखिए रेजोनेंस होता क्या है और ये किस तरह के मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं,
तो और छोटी छोटी बातें हैं इसमें, वो हम लोग को पहले समझनी है। देखो, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? अगर वन लाइन डेफिनेशन बोली जाए तो रेजोनेंस मीनिंग, द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने लगते हैं तो उसी फिनोमिनन को रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल में बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने लगते हैं, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखने को मिलता है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने लगते हैं तो उस मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। ठीक है, उस केस में मैं आपको पहले की पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, जो मोटी मोटी बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। तो ऐसे केस में टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर, है ना, विल एग्जिस्ट। ऐसे केस में दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर उसके बनने लगते हैं। ठीक है, इन लुईस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन लुईस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन these Lewis structure are known as resonating structure. इन लुईस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनके कुछ और नाम भी दिए गए हैं। इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कुछ जगहों पे इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले आपको बेसिक में बता रहा हूँ बिल्कुल, कि जिन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने लगते हैं उन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को ही रेजोनेंस कहते हैं। और जब भी डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का तो उस मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। वो लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग इस थ्योरी में क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। अब इसमें आता है पॉइंट कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिखा देता हूं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर केवल हम लोग थ्योरेटिकली ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है हम लोग के पास कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेपरेट कर पाए, है ना, सॉल्यूशन में से। और ये बहुत जल्दी जल्दी एक स्ट्रक्चर दूसरे में, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस में बोला जाता है कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स do not have real existence। ठीक है, फिर इसमें आपको लग रहा होगा सर जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं उसकी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? जब इन स्ट्रक्चर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग थ्योरी में क्यों पढ़ रहे हैं?
तो देखो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हम लोग इस बेसिस पे बोल रहे हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को अभी तक किसी भी मेथड से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है या इन स्ट्रक्चर्स को सेपरेट नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जरूर बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी एक स्ट्रक्चर दूसरे में, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होता रहता है ना। और केमिस्ट्री में जो चीज हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं ना, उसको मानते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल मानते हैं, है ना। उसका एग्जिस्टेंस क्या मानते हैं? डाउटफुल, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड है ना। कि अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं हम लोग आइसोलेट कर पा रहे हैं किसी टेक्निक से, तो हम लोग उसको मानेंगे कि पता नहीं बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। अच्छा, फिर इसमें बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जिस स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली देखा जाता है ना, जो एविडेंसेस कहते हैं, एविडेंसेस या जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक उसको जिस स्ट्रक्चर में डिटेक्ट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से पढ़ते हैं, है ना। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड can be isolated and identified by spectroscopy technique. That is मतलब कि that is resonance hybrid have real existence. ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है अल्टीमेटली, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, वो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। दूसरा बोलते हैं, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द रेजोनेंस हाइब्रिड has lower energy than resonating structures। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है, ठीक है। और जिसकी एनर्जी कम है, एनर्जी का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दैट इज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी कम है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होती है? हाइब्रिड की ज्यादा होती है, ठीक है। कभी आपको अगर ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की बात करेंगे हम लोग अभी आगे, तो उसमें ध्यान रखना कि जैसे ये एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है ना। मान लो किसी मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये पहला RS1 है, ये दूसरा RS2 है। ये इनकी एनर्जी पोटेंशियल, ये वाई एक्सिस में एनर्जी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उनसे बनने वाला जो हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, उसकी एनर्जी दोनों से क्या होगी? कम होगी। कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उस मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उसके कंपैरेटिवली लेस होगी, है ना, लोअर एनर्जी होगी।
इसलिए अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये भी लिख लीजिए, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वही एग्जिस्ट भी करता है, वही आइसोलेट भी हो पाता है, और वो उतने लेस स्टेबल हैं कि वो आइसोलेट तक नहीं हो पा रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी बोला जाता है कि किसी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा नंबर में बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater the number of resonating structure, more will be their stability। जितनी ज्यादा क्या होगी, जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे किसी मॉलिक्यूल के, तो उसके स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी जैसे आगे हम लोग कई बार कंपेयर करेंगे दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में, तो इस पॉइंट को वहां पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनका जो नेट चार्ज होगा वो सेम रहेगा, नेट चार्ज नहीं डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये भी लिख लिए, ड्यूरिंग द रेजोनेंस only moment of pi electrons, lone pair electron, positive charge takes place। but position of atom remains same। देखो, अभी हम लोग जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे एक चीज ये देखेंगे कि जब रेजोनेंस होता है तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, या फिर लोन पेयर का मूवमेंट होता है, या फिर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा। मतलब मूवमेंट अगर देखेंगे तो इन्हीं में से किसी का हो रहा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन में वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। लेकिन जो एटम होते हैं, एटम नहीं मूव करते हैं, एटम अपनी जगह फिक्स रहते हैं। एटम की जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है ना, वो नहीं चेंज होती है। एटम नहीं मूव करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। एटम की पोजीशन कभी मत चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट में भी लिख दिए, एज द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ between two atom decreases। जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है उन मॉलिक्यूल के एटम्स का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो उनकी ऑर्डिनरी बॉन्ड लेंथ से कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। ऐसा इसलिए होता है, लिख लिए, ड्यू टू ए राइज ऑफ
ड्यू टू ए राइज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच में कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो रेजोनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइज हो जाता है। बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस Yes. Yes. है ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल वाला टॉपिक अभी चल रहा है ना, तो इसमें समझ लीजिए, फिर जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे ना, तब थोड़ा और आपको मजा आएगा। तो ये वो पॉइंट है। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो बात सही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और ये भी कहते हैं कि अगर सेम एटम है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल भी हो जाती है। क्या मतलब इसका, जैसे ये बोला जाए कि जैसे ए बी ए ए बी है ना, अगर मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल में अगर सपोज रेजोनेंस हो रहा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर मान के चल रहे हैं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो जब रेजोनेंस होगा तो इसमें ए और बी के बीच में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड तो 100% रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल आ जाएगा। पार्शियल मतलब वो हो सकता है कि 50% आ जाए, या हो सकता है 40% आ जाए, तो उसको डॉटेड ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जब दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और दोनों एटम भी सेम है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों तरफ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ए और बी वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ए बी बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल। अगर दोनों एटम सेम है और उनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, उन एटम्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट बस लास्ट ये भी लिख लीजिएगा, जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या, पहले ये भी समझ लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर की एक छोटी सी डिफिनेशन है, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज number of covalent bond formed between two atom। दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में एक, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्स और वाई दो एटम है, इनके बीच में केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 आएगा। अगर इन्हीं दो के बीच में सपोज डबल बॉन्ड बनने लगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, अगर वही दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने लगेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वहां सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वहां पे देखो, सिंगल बॉन्ड तो पूरा 100% होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड आता है वो पार्शियल आता है। पाई बॉन्ड कैसा आता है, पार्शियल पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड 100% नहीं आ रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में देखो सिग्मा बॉन्ड 100% है यहाँ पे, और ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, ये भी 100%, ठीक है। तो जब सिग्मा बॉन्ड भी 100% करेक्टर के साथ आ रहा है, पाई बॉन्ड भी 100 बॉन्ड करेक्टर के साथ आ रहा है 100%,
तो उस केस में बॉन्ड उसको बोल देंगे डबल बॉन्ड, उस केस Yes. में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड आएगा 100% पाई बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बताओ क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना, Yes, sir. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, है ना, मतलब बोल सकते हैं फ्रैक्शनल टाइप का आएगा। तो जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है उनमें आप देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आने लगता है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि अगर एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ जाए कभी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 + π/σ, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला वहीं पे लगाइएगा जहां पे रेजोनेंस हो, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा हो उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक है, अभी जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होता है, अभी हम लोग उसके अभी आज तो खैर टाइम हो गया है तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना तो आज नहीं सिखा पाऊंगा, अगली क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन इसमें जैसे मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता देता हूँ। जैसे कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होता है, अब इसमें कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसी फॉर्मूले से 1/π/σ। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं इसके, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, तो इसमें पाई बॉन्ड एक ही बन रहा है ना, और सिग्मा बॉन्ड देखा तो 3 बन रहे हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये 1.33 आएगा, है ना। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा, 1.33। ठीक है, इसका बेटा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी इसके हम लोग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाएंगे। जैसे ये लोन पेयर इधर आएगा लपक करते हुए, ये झपक करते हुए आगे भागेगा, एक इधर से बनेगा, है ना। फिर तीनों को जब मर्ज करके हाइब्रिड बनाएंगे तो उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इतना आएगा 1.33। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पहले कंप्लीट करेंगे, मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यस सर। Yes. है ना। अभी आप लोग थक गए होंगे काफी, फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड ऑर्डर आपको रेजोनेंस करा देंगे और इसके आगे अच्छा आप लोग क्वेश्चन भी लगाते रहिए सीट में। जैसे अभी जितना आप लोग पढ़ लिया है तो उतने क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो आप लोग। आप लोग क्या करिएगा, एक्सरसाइज, अच्छा आपकी जो सीट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। आप लोगों ने अपनी सीट देखी रेजोनेंस की, Yes, sir. उसकी केमिकल बॉन्डिंग की, Yes, sir. है ना। केमिकल बॉन्डिंग की जो सीट है वो कुछ पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, मतलब उसमें एक्सरसाइज को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो उसमें पहली एक्सरसाइज है केमिकल बॉन्डिंग 1 करके, ठीक है, दूसरी है केमिकल बॉन्डिंग 2। तो अभी अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा है आप 1 और 2 ही इसमें कर लीजिएगा, है ना। और आपका इसमें स्कूल वाला सिलेबस भी काफी कुछ कवर हो जाएगा 1 और 2 में, ठीक है। लेकिन अभी इस वीक में आप पूरा पढ़ लोगे ना तो स्कूल का पूरा ही कवर हो जाएगा, मतलब वो सब। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लोगे आप लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लोगे, तो फिर उसमें ऑलमोस्ट वो स्कूल वाला पूरा ही कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें आप लोग बॉन्डिंग 1 और 2 के क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें एक्सरसाइज 1 2, ठीक है, 3 बॉन्डिंग 1 और 2 में ये आप लोग लगाइए, सॉल्व करिए इसके क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। चलो फिर ठीक है, फिर क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ, नोट्स में भेज दूंगा अभी आप लोगों को, सर ठीक है। हाँ बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर, इससे रिलेटेड नहीं था सर, वो पीरियोडिक टेबल में सर वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा सर, वो एल्कली मेटल्स में सर 4 ऑप्शन लिथियम, थे सर। लिथियम होता है सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एल्कली मेटल में।
लिथियम होता है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।